आप समझ लीजिए किसी के बुआ के लड़के ने एसिड डाल दिया, किसी के स्टेप मदर ने डाल दिया, किसी के खुद के फादर ने डाल दिया। मेरे ऊपर अटैक 26 मई 2012 को हुआ था और मेरी बुआ के बेटे ने मेरे ऊपर अटैक। 7 महीने तक मैं पूरी तरीके से ब्लाइंड थी। तो हम लोगों ने एक फाउंडेशन बनाया, छाँव फाउंडेशन, जिसका पर्पज़ ये था कि अटैक सर्वाइवर्स उसको हम लोग लीगल, मेडिकल और स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उसे रिहेबिलिटेट करना है। नमस्कार, देखिए अभी हमारे साथ आशीष हैं और दूसरी तरफ में प्रीति हैं। ये लोग एक खास मुहिम पर काम कर रहे हैं। ये एसिड सर्वाइवर्स के लिए काम करते हैं। इन्होंने एक फाउंडेशन बनाया जिसका नाम छाँव फाउंडेशन है और जिसके थ्रू हम एसिड सर्वाइवर्स को जब देखते हैं तो उन्हें पता नहीं किस बात की पनिशमेंट मिलती है। गलती उनकी नहीं होती है लेकिन ज़िंदगी भर शायद वो भुगतते हैं, ना ही उनको काम मिलता है, ना ही उनको पहचान मिलती है और साथ में ताने तो मिलते ही हैं। हमारे साथ आशीष है जो बताएंगे कि क्यों ये काम कर रहे हैं, क्यों उन्हें लगा कि एसिड सर्वाइवर्स पे काम करना चाहिए। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आशीष। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगी, आप कौन हैं? मैं थोड़ा बता दूं ये कैंपेन क्यों शुरू हुआ। अपने बारे में तो कैसे क्या बताऊं मैं। मैं रहने वाला तो उत्तर प्रदेश का हूं, मगर मैं 2010 में मैं पत्रकारिता की पढ़ाई के लिए मैं दिल्ली गया था। तो यात्रा वहीं से शुरू होती है कि अभियान क्यों शुरू हुआ, क्या पर्पस था। हमारे साथी हैं जिनके नेतृत्व में कैंपेन शुरू हुआ, आलोक दीक्षित जी। वो लंबे समय से एसिड अटैक जैसे अपराध को खोज रहे थे कि कहाँ अपराध हो रहा है, कैसे हो रहा है। और ये अपराध श्रेणीगत अपराध नहीं था, कैटेगराइज क्राइम नहीं था आईपीसी में उस समय। तो जिससे सरकार से मिलने वाले जो भी लाभ हैं, जो असिस्टेंस है, वो सर्वाइवर्स को नहीं मिल रहा था। और हम ये जानना भी चाहते थे कि ये अपराध कितना है, कितना व्यापक है और जो जिनके ऊपर हुआ है उनकी स्थितियाँ क्या हैं। तो 2013 में हम लोगों ने कैंपेन शुरू किया था, 8 मार्च 2013 को, स्टॉप एसिड अटैक्स। 8 मार्च को शुरू किया था। 8 मार्च 2000। जी बिल्कुल। तो यही था कि हम उन लड़कियों से मिलें, उनके बारे में जानें, उनकी समस्या, उनके चैलेंजेस को समझ। पहले हमारी समझ ये थी केवल महिलाओं पे होता है। तो 2013 में एक बड़ी बात ये हुई कि कानून में कुछ अमेंडमेंट हुए, कुछ सुधार हुए और 326 ए और बी को कैटेगराइज़ किया जाता है। निर्भया मूवमेंट हुआ था तो उसके बाद एक जय शर्मा कमेटी बनी थी। कमेटी में बहुत सारे सुझाव दिए गए थे, उसमें से 326 ए और 326 बी को कैटेगराइज के लिए श्रेणीगत किया गया कि जब भी कोई इस तरह का अपराध होगा तो एफआईआर में 326 ए, अगर कोई धमकी देता है तो 326 बी में दर्ज होगी। तो ये बड़ी सफलता थी कैंपेन की कि हम लोग जब बात करना हम शुरू कर रहे हैं, आलोक जी लंबे समय से आर्टिकल लिख रहे थे तमाम अखबारों, न्यूज़पेपरों में, तो एक बड़ी सफलता थी हमारे लिए। और हम उस अभियान को लगातार अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में ले जा रहे थे क्योंकि हम उन लड़कियों से मिलना चाहते थे। और हम 3 राज्यों में, मतलब पश्चिम बंगाल के बारे में बात करें, यूपी के बारे में बात करें, अब आप बिहार में हैं। इन 3 जगहों पे हम महाराष्ट्र में भी काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में भी काम, उड़ीसा में। थोड़ा सा इसकी गंभीरता के बारे में बताइए क्योंकि हम लोगों ने शायद नज़दीक से नहीं देखा है कि प्रीति जैसे अगर कोई सर्वाइवर है वो कैसे दिखते हैं या फिर क्या पेन उनको महसूस होता है। क्योंकि एक किसी पे कैटेगराइज होकर एक मूवी बनती है ना, उस मूवी को लोग देखते हैं। छपाक मूवी के बारे में मैं बात कर रही हूँ। शायद हमारे लिए बस वही एग्जाम्पल है हमारे सामने कि इतना मतलब एक दुख और इतना तकलीफ होता है। आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? मुझे लगता है कि प्रीति वो आपको ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं क्योंकि उस दर्द से वो गुजरी हैं और लगातार अभी उनकी सर्जरी हो रही हैं। मैं इतना कह सकता हूं कि अपराध होने के बाद ना समाज उन्हें जो अलग करता है, जो अलग तरह की उन्हें पीड़ा देता है, जो उन्हें अलग थलग रखता है, शायद वो पेन ज़्यादा है उनके ऊपर हुए अपराध से ज़्यादा, उससे ज़्यादा तकलीफ देती है। क्योंकि आप मानिए आपके साथ अगर कोई घटना हो जाए और आपके साथी आपसे बात ना करें और आपसे दूर भागें तो आपको कैसा महसूस होगा? बिल्कुल। तो ये वैसी ही बात है कि आपके दोस्त बात करना बंद कर दें, आपके पड़ोसी आपको बुलाना बंद कर दें, आपके रिश्तेदार आपको शादी बारात में ना बुलाएं, तो आप कैसा महसूस करेंगे? एक आपने फाउंडेशन बनाया, छाँव फाउंडेशन आपने उसका नाम रखा। इस बारे में लोगों को बताइए कि ये प्लेटफॉर्म क्या है और कैसे लोगों की मदद करता है। हाँ, छाँव फाउंडेशन हम लोगों ने जब 2013 में कैंपेन शुरू किया तो कई लड़कियां लगातार हमारे साथ जुड़ रही थी और हम उनके साथ लगातार अभियान कर रहे थे, जा रहे थे लोगों के साथ में। मगर उनकी फैमिलीज़ की तरफ से, उनके परिवारों की तरफ से ये कहा गया कि जागरूकता से होगा क्या। आप जा रहे हो, सड़क पे चिल्ला रहे हो, प्रोटेस्ट कर रहे हो, अपनी बात रख रहे हो, वो शायद वो नहीं समझ पा रहे हैं वो बात। तो हम लोगों ने एक फाउंडेशन बनाया, छाँव फाउंडेशन, जिसका पर्पज़ ये था कि एसिड अटैक सर्वाइवर्स जो महिला है, पुरुष है, बच्चा है, उसको हम लोग लीगल, मेडिकल और स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उसे रिहेबिलिटेट करना है। तो ये काम अभी फाउंडेशन कर रहा है। फाउंडेशन दिल्ली, नोएडा, आगरा, लखनऊ, पुणे, कोलकाता
और बिहार में हम आए हैं, अब 2024 में आए थे, 2026 में दोबारा आए हैं हम, क्योंकि हमें पता था कि बिहार में बहुत सारा ऐसे अटैक सर्वाइवर हैं, जैसे बंगाल में है, बिहार में है, यूपी में है। तो हम ये चाहते थे जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं संस्था के पास या फिर स्टेट के पास जो भी रिसोर्सेज हैं, उनको एक जगह लाकर उन सर्वाइवर्स का जो बिहार में है, जिन तक हम पहुंच सकते हैं, जिनका डेटा हमारे पास है, उनके साथ संवाद किया जाए, उनकी स्थिति के बारे में जाना जाए, उनकी मानसिक स्थिति क्या है, उनकी शारीरिक स्थिति क्या है, उनका जो फाइनेंस है वो क्या है, वो कैसे जीविकोपार्जन कर रहे हैं, इस बारे में समझना। और लीगल संघर्ष जो बने हुए हैं उनके, लगातार बिहार में बहुत सारा लीगल संघर्ष है कि तो आप लीगल सपोर्ट कर रहे हैं ये समझ में आता है, आप उनको मेडिकली सपोर्ट कर रहे हैं वो भी समझ में आता है। आपने एक कैफेटेरिया बनाया जिसमें एसिड अटैक सर्वाइवर्स जो हैं वो खाना परोसती हैं, वो खाना बनाती हैं, वो पूरा उनके पास ऑर्गेनाइजेशन का जो भी मैनेजमेंट का जो एक पार्ट होता है वो उनके मुट्ठी में होता है। इसको कितना मुश्किल था लोगों से इंट्रोड्यूस कराना कि वो उस रेस्टोरेंट में आएँ, वहाँ पर खाना खाएं और उनको परोसने के लिए वो लोग हों जिनसे लोग भागते हैं। कहीं ना कहीं ये रियलिटी है कि लोग बहुत भागते हैं, कि कोई सामने दिख जाता है उसकी पीठ पीछे मजाक उड़ाना या फिर उसके बारे में सोचना। अगर लड़की है तो ये बोलना कि वो शायद कैरेक्टर की लूज़ होगी इसलिए ऐसा कुछ हो गया होगा। इस पर कितना मुश्किल आया कि लोगों को ये नया चीज़, एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराना? मुझे लगता है जब आप डरते नहीं हैं तो आप कुछ भी कर लेते हैं। बिल्कुल, डर के आगे जीत है। हाँ, मुझे लगता है कि जब हमने ये बहुत कठिन बात है, मतलब रेस्टोरेंट या होटल जैसा बिजनेस बहुत फ्रेजाइल है, मतलब उसको आप नहीं सजोएंगे या नहीं आप सही से रखेंगे उसे तो वो बिगड़ जाएगा। और हर चीज़ टिप टॉप चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हमें स्टिग्मा भी तोड़ना था, जैसा आपने कहा रेस्टोरेंट ही क्यों, मतलब कैफेटेरिया ही क्यों। हम चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, हम कैंडल बना सकते थे, अचार, पापड़, क्योंकि फाइनेंशियली तौर पे उन्हें एम्पावर करना था जिससे वो अपना जीविकोपार्जन कर सकें। मगर हमें ये बताना था कि लड़कियों की आइडेंटिटी पे अटैक हुआ है, तो हमें उस आइडेंटिटी को भी डिमोलिश करना था। और सोसाइटी में जो स्टिग्मा है जो उन्होंने बना रखा है उसको भी ब्रेक करना था कि किसी का चेहरा जल जाने से, एग्जाम्पल के तौर पे किसी का पैर टूट जाता है या चला जाता है एक्सीडेंट में, तो क्या उसका जीवन बंद हो जाता है? क्या उसके सपने रुक जाते हैं? हाँ, कुछ अवरोध जरूर पैदा होते हैं। अगर हम लगातार आपको ये कहें आपका पैर टूट जाए और आपसे कहें तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम चल नहीं सकती, तुम कुछ नहीं कर सकती हो, तो यहाँ से उसको कमज़ोर बना दिया जाए। तो ये जो पुनरावृत्ति है बार बार उसके साथ जो होती है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी शादी कैसे होगी, तुम्हारा जीवन कैसे चलेगा, तुम तो घर पे बोझ हो, तमाम तरह के जो आसपास के जो कमेंट आते हैं, टीका टिप्पणी जो आती है, उससे बहुत हतोत्साहित होते हैं। तो हम ये चाहते थे हम जो अटैकर का आइडिया है ना उसको ही डिमोलिश कर दें, और हमने प्रयोग किया 2014। प्रयोग कितना सफल रहा? शुरुआत में तो टफ रहा, मगर हाँ, कहते हैं ना कि जब आप डरते नहीं हो तो फिर जब आपको पता ही नहीं है कि, एग्जाम्पल के तौर पे जब आप ज़्यादा अवेयर भी नहीं होते ना किसी बिजनेस से, तो अच्छी बात भी है। अगर आप बहुत सारी चीज़ें जान लेते हैं तो फिर आपके लिए टफ होता है कि अच्छा ये चीज़ मेरे पास नहीं, ये चीज़ मेरे पास नहीं, ये चीज़ मेरे पास नहीं। तो हमने तो एक प्रयोग किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, और ये था कि अच्छी बात थी कि लड़कियां नहीं आ रही। उन्होंने कहा भैया चलेगा। अच्छा। क्यों नहीं चलेगा? हम लोग निराश हो जाते, क्योंकि अंदर ये जज्बा था। हाँ, शायद उनके पास कोई रास्ता नहीं था, मेरे पास तो फिर भी था। उनके पास तो लगता था ये चलना ज़रूरी है, नहीं चलेगा तो शायद उनके लिए कोई रास्ता नहीं है। और उनकी जो हिम्मत थी, उनका जो विल पावर था, उनका जो कॉन्फिडेंस था, वो उस चीज़ को साधे रखे। नाम कितना अच्छा रखा आपने, शीरोज़ नाम रखा इसका। मतलब ये कहाँ से कॉन्सेप्ट आया शीरोज़ का? हीरोज़ से बना या फिर कैसे बना? हमारी टीम के साथियों ने सजेस्ट किया कि ये नाम होना चाहिए, और आलोक जी का उसमें खास इसमें योगदान रहा। उन्होंने कहा कि ये नाम रखा जाना चाहिए, और सभी को एक बार में सबको नाम पसंद आ गया, तो उन्होंने कहा ठीक है शीरोज़ रखते हैं। आशीष, आपने बहुत सारे सर्वाइवर्स को देखा है, उनकी कहानियाँ देखी हैं, कोई ऐसा कहानियाँ बताना चाहेंगे जो आपके एकदम दिल को झकझोर दे? क्योंकि आप 10, 12, 13 सालों से इसको देख रहे हैं, आपके लिए कहीं ना कहीं ये नॉर्मलाइज हो गया होगा, बट ऐसी कोई कहानी जो आपको लगा हो कि यार इससे और गंदा क्या हो सकता है? कहानियाँ सभी बहुत विभत्स हैं। आप समझ लीजिए किसी के बुआ के लड़के ने एसिड डाल दिया, क्यों? क्योंकि उसे शादी करना चाहता था। किसी के स्टेप मदर ने डाल दिया, किसी के खुद के फादर ने डाल दिया। तो कहानियाँ तो सभी मतलब आप सुनते हैं तो आप दिल दहलाते हैं। हाँ, तो अब ऐसे जैसा आपने कहा ना कि अब 13-14 सालों से काम करते करते मेरे लिए नॉर्मलाइज हो गया है। मतलब जैसे हम लोग अखबार पढ़ते नहीं हैं
कि कितनी रेप की घटनाएं पढ़ते हैं और पलट देते हैं, क्योंकि नॉर्मलाइज हो गया, सरकार या व्यवस्था फेल हो गई है उसको रोकने में। तो क्या गुस्सा नहीं आता? क्योंकि वही है कि अब गुस्सा आपने नॉर्मल कर दिया कि रोज़ पढ़ रहे हैं ना, अब तो होगा ही, मतलब हमारे दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ चोरी तो होगी, डकैती तो होगी, अब लड़कियां इस तरह टहलेंगी तो छेड़छाड़ होगी, मतलब वो क्योंकि उस पर कोई अंकुश नहीं लगाया गया, उसको रोका नहीं गया। जो लोग आपको देख रहे हैं, बिहार के स्पेशली लोग जो देख रहे हैं, उनको आपकी तरफ से क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि मैसेज तो सभी जानते हैं, सब जो वयस्क लोग हैं वो सभी जानते हैं कि नागरिक बोध क्या होता है। समाज में रहने का जो नागरिक बोध है वो है कि हम एक व्यवस्थित क्रम में रहें और जिससे कि किसी अन्य नागरिक को असुविधा ना हो आपकी वजह से। बाकी मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ तक हमारी बात पहुँच रही है, जहाँ तक आपकी चैनल की बात पहुँच रही है, मैं उन लोगों से कहूँगा कि छाँव फाउंडेशन को आप रीच आउट करें। जब भी कोई सर्वाइवर दिखता है, चाहे वो मेल हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो बच्ची हो, चाहे वो लड़की हो, आप छाँव फाउंडेशन को रीच आउट करें। मेरा नंबर मैं आपको दे दूँगा और वो होने के बाद से लेकर आपके लिए आपको जॉब दिलाने तक, आपके इलाज तक और आपके लीगल संघर्ष के साथ है और आपको पूरी मदद की जाएगी, जिसमें आपको एक रुपए का भी पैसा नहीं लगना है। तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि हम असिस्टेंस के लिए आए हैं, हम आपको एक सहायक के तौर पे आए हैं और हम आपकी सहायक की भूमिका निभाना चाहते हैं, चाहे वो मेडिकल मदद के तौर पे हो, चाहे वो लीगल कानूनी लड़ाई में आपका साथ देना हो, चाहे आपको जॉब दिलवाना हो, चाहे आपको कोई स्किल सिखाना हो। तो ये प्रयास है छाँव फाउंडेशन का और हम बिहार में शुरुआत कर रहे हैं और ऐसे लोगों को इकट्ठा करके जो बिहार के लोग हैं वो अपने जीवन में कुछ कर पाएँ, वो सपना देख पाएँ, वो अपने लिए कुछ अर्जित कर पाएँ। ऐसा ना हो कि उनके ऊपर कोई अपराध हो गया है तो वो इस हाशिए पे चले जाएं और उनके सपने ना लगें, उनका जीवन ना लगे, उन्हें खुद बोझ लगने लगे। हम ये नहीं चाहते हैं। वो बोझ नहीं है ना अपने लिए ना किसी दूसरों के लिए, वो हमारे आपके जैसे इंसान हैं। हमारे जैसे समाज में एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपराध किया है, वो आसानी से रह सकता है और एक जो पीड़ित है और जिसको असिस्टेंस मिलना चाहिए स्टेट का, वो उसकी मानसिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति दोनों खराब है। तान उसका हक नहीं है। तो हमारे साथ आशीष थे, छाव फाउंडेशन से थे और बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि अगर आपके पास कोई ऐसा सर्वाइवर है, या तो वो महिला है, पुरुष है या कोई बच्चा है, एक बार इस नंबर पे ज़रूर कॉल करके इन्हें बताएं और हो सकता है कि उसकी परेशानी, उसका ज़िंदगी संवारने का काम छाव फाउंडेशन कर दे। बाकी कैसा लगा ये पूरा स्टोरी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया इनसे अलग बात कर